हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपिक। तो आज की वीडियो में भी हम लोग एंटी रिवर्सिंग टेक्निक के ऊपर ही बात करने वाले हैं, लेकिन आज हम एक नहीं बल्कि दो एंटी रिवर्सिंग टेक्निक्स देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। एक है एंटी डीबग टेक्निक और एक है एंटी वीएम टेक्निक। जब रियल वर्ल्ड में आप रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, बहुत ज्यादा कॉमन है ये दोनों मिलना, तो आपको पता भी होना चाहिए कि इनके साथ डील कैसे करते हैं। इस टाइप की बाइनरी जिसमें ये एंटी डीबग और एंटी वीएम टेक्निक यूज हुई होती है, कैसे हम उसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग वो देखेंगे पूरा, तो कैसे इसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। और साथ ब साथ इस वीडियो में हम लोग आइडा का डीकंपाइलर भी देखेंगे। अभी तक आइडा के डीकंपाइलर का हमारे को कोई इंट्रोडक्शन नहीं मिला है। अभी तक हमने बाइनरी निंजा और गिड्रा देख लिया है, आइडा रह गया है। आइडा का डीबगर और डिसअसेंबलर देख लिया है, डीकंपाइलर नहीं देखा। तो इस वीडियो में हम लोग आइडा का डीकंपाइलर यूज करेंगे। तो चलते सीधा स्क्रीन के ऊपर और करके देखते हैं। तो जैसा हर बार हम करते हैं, इस बार भी सेम बिल्कुल करेंगे। बाइनरी को रन करके देखते हैं क्या फंक्शनैलिटी है और उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे रिवर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे रन करते हैं क्रैकमी 6। ठीक है, क्रैकमी 6 को रन करते हैं। एंटर द पास फ्रेज, कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे डाला ट्राई अगेन, जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि हमारे को नहीं पता। अच्छा, जब इस वाली बाइनरी की हम बात करते हैं तो ये वाली बाइनरी पिछले वालों से काफी स्पेशल है। क्यों? देखो, पिछले वाली में सब में सोर्स कोड आपको प्रोवाइडेड था, इसमें कोई सोर्स कोड नहीं है। तो जितना भी आपको पता लगाना है वो डिसअसेंबली पढ़ के पता लगाओगे या फिर डीकंपाइलर में सूडो कोड पढ़ के पता चलेगा। कोई सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात और उससे भी ज्यादा अलग है थोड़ी सी बाइनरी, क्योंकि ये वाली बाइनरी मैंने नहीं लिखी है। अभी तक जितनी भी बाइनरी थी वो सब मैंने खुद लिखी थी। ये वाली बाइनरी मेरी लिखी हुई नहीं है। ठीक है, इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि मेरे को आप लोगों को ये बताना था कि देखो, आप लोग अब इतना प्रिपेयर हो चुके हो कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लाइक जैसे एक फेमस प्लेटफॉर्म है क्रैकमीज.1, यहाँ पे जाके आप इनकी क्रैकमीज को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। आपको इतनी बेसिक नॉलेज मिल चुकी है, आप इजी वाली डाउनलोड करो, आप आराम से कर पाओगे। आपको इतना पता चल चुका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया हो जाएगी आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग की स्किल्स। उसके बाद आप मीडियम लेवल, हार्ड लेवल के आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो जितनी ज्यादा कर सकते हो रिवर्स इंजीनियरिंग की। आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ क्रैकमीज.1, यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे आकर नाम डाल देना क्रैकमी का, ZED-क्रैकमी। ठीक है, जेड क्रैकमी। अब यहाँ पे ये बनाई किसने है? ये बनाई है जेड जहीर ने, जेड जहीर इन्होंने बनाई है। ये ऑथर है इसके, मैंने नहीं बनाई है वाली। और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उस पर क्लिक करके। लेकिन ठीक है, लेकिन वाली बात सुन लो, यहां से आपको डाउनलोड नहीं करनी, क्योंकि इस बाइनरी के अंदर एक एडिशनल जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है वो वाली एक टेक्निक लगी हुई थी, एंटी रिवर्सिंग टेक्निक एक लगी हुई थी, वो मैंने हटा दी है। तो ये थोड़ी सी कस्टमाइज्ड बाइनरी है जो मेरे आपको गिटहब पे मिल जाएगी। ठीक है, वहां से करना है, यहाँ से मत करना। जिन लोगों को फिर भी यहां से करनी है तो मैं बताता हूं, आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। उस जिप फाइल का पासवर्ड होगा क्रैकमीज.1। यहां से आप कितनी भी कोई भी बाइनरी डाउनलोड करोगे वो एक जिप फाइल में आएगी जिसका पासवर्ड होगा क्रैकमीज.1। इस बात को याद रखना। ठीक है, चलते हैं सीधा क्रैकमी पे अब और रिवर्सिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए, सीधा सीधा मैं क्या काम करूंगा, जीडीबी में खोलूंगा, जीडीबी क्रैकमी 6। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। मैं वैसे ही सेम पॉन डिबग का यूज कर रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, पॉन डिबग का इंट्रोडक्शन दे दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखी पहले वो वाली देख। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम करते हैं इन्फो फंक्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। और इस बार इस बाइनरी के अंदर एक्चुअली काफी सारे फंक्शंस हैं। अगर हम देखेंगे, मेन तो आई हमारा मेन फंक्शन जिसमें सब कुछ हो रहा होता है सबसे पहले, तो हम इसको तो देखेंगे। साथ में कंपेयर नाम का फंक्शन है, रॉट नाम का फंक्शन है। ठीक है, जेनरिक फिश बर्ड्स है और काफी सारे और फंक्शंस भी हैं, आप देखोगे तो यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेन से ही हम देखते हुए चलेंगे। डिसअसेंबल मेन, डिसअसेंबली देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मेन में काफी कुछ हो रहा है। ठीक है, काफी बड़ा है मेन एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा मेन है। अभी तक हमने जितने हैंडल करे उनसे तो काफी बड़ा ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या काम करता हूँ, ब्रेक लगा लेता हूँ मेन पे, बी मेन, और रन करते हैं बाइनरी को और फिर देखते हुए चलते क्या हो रहा है। अब पॉन डिबग आपको दिख ही जाएगा, यहाँ पे जीडीबी से काफी अलग है और काफी अच्छा नीट इंटरफेस है, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, यहाँ असेंबली दिख जाती है आपको सारी, यहाँ स्टैक दिख जाता है, जिसके बारे में मे भी आज हमारे को बात करनी पड़ेगी। अभी तक स्टैक का मैंने कुछ नहीं बताया, स्टैक शायद आज हम बात करेंगे इस बारे में, और शायद क्या बताऊंगा मैं आपको इस बारे में। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे रजिस्टर्स आपको मिल जाते हैं, जो बार बार आपको इन्फो रजिस्टर्स नहीं लिखना पड़ता, काफी अच्छे से विद टेलीस्कोपिंग। अब आप कहोगे टेलीस्कोपिंग क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ टेलीस्कोपिंग क्या होती है। ठीक है, एक टेक्निकल टर्म है टेलीस्कोपिंग। टेलीस्कोपिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको एड्रेसेस दिए हुए, वो एड्रेसेस किस चीज को पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी बताया जाता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया फायदा है। अगर हम पॉन डिबग की बात करें तो देखो, ये एड्रेस है, ये एड्रेस इसको पॉइंट कर रहा है, जो एड्रेस इस चीज को पॉइंट कर रहा है, इस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको हर चीज बताता है, कौन सी चीज किसको पॉइंट आउट कर रही है। टेलीस्कोपिंग होती है, इसे हम टेलीस्कोप बोलते हैं। टेलीस्कोप से हम देखते हैं ना दूर की चीज, वैसे यहाँ पे बताया था कि ये एड्रेस जो इस रजिस्टर में रखा है किस चीज को पॉइंट कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिसअसेंबली पढ़ना। तो एनआई करते जाते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब कुछ इंपॉर्टेंट आएगा मैं बताता जाऊंगा। ठीक है,
एन आई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए एन आई, और आपको एक बार एन आई आपने लिख दिया, उसके बाद एंटर एंटर मार सकते हो आप, ठीक है। एंटर का मतलब क्या होता है, आप खाली ब्लैंक एंटर मारोगे तो क्या होगा, जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन आपने लिखा था, जो प्रीवियस कमांड आपने लिखा था, वो ऑटोमेटिकली अपने आप चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंटर मारोगे तो पिछला जो एनआई लिखा था वही चली जा रहा है। मैं यहाँ पे कुछ और कमांड लिख दूंगा तो अब एंटर मारने वो चलता रहेगा बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एनआई लिखा था तो मैं एंटर मारता रहूंगा तो ये नेक्स्ट चलता रहेगा। कॉल करता है पुट्स को, और ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है पुट्स को पास हो रहा है। ये भी एक फायदा है हमारे पॉन डिबग का, जो हमारे को बताता है क्या आर्ग्यूमेंट जो है वो पास हो रहा है इस कॉल को, ठीक है। तो यहाँ पे पुट्स को पास हो रहा है ये आर्ग्यूमेंट, तो ये इस चीज को प्रिंट आउट कर देगा। एनआई यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है एनआई, और यहाँ पे काफी सारी चीजें प्रिंट हो रही है जो हमारे अभी काम की नहीं है, प्रिंट हो देते हैं जो। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, अब आपको दिखेगा यहाँ पे काफी बड़ा हेक्स नंबर जो है वो आरएक्स के अंदर मूव हो रहा है। अब जनरली क्या होता है, नॉर्मली आप देखोगे तो कभी ऐसी चीज नहीं होती किसी रजिस्टर के अंदर मूव, इतनी बड़ा कोई हेक्स वैल्यू नहीं मूव होती। इसका एक जनरल सा मतलब होता है कि कोई स्ट्रिंग जो है वो किसी रजिस्टर के अंदर डाली जा रही है। ये कोई स्ट्रिंग होगी जिसको हेक्स में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। उस स्ट्रिंग को आप देखोगे तो काफी सारे टुकड़ों में डाल रखा है, यहाँ पे एक टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा, फिर नीचे टुकड़े, अलग अलग टुकड़ों में डाल के और फिर उसको मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जनरली आप कभी आपको ऐसा दिखे कि बहुत बड़ी हेक्स की कोई अजीब सी वैल्यू पास हो रही है रजिस्टर के अंदर, आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ये कोई स्ट्रिंग है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अनहेक्स लिख देते हैं यहाँ पे, अनहेक्स कमांड, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको देते हैं, और ये पॉन डिबग का कमांड है। जो लोग जीडीबी यूज कर रहे हैं वो अनहेक्स का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अनहेक्स देते हैं और वहां पे जीरो और जो मल्टीप्लाई का साइन है वो हटा देना स्टार्टिंग। अब हम इसको यहाँ पे एंटर मारते हैं तो अब आपको दिख जाएगा, यहाँ पे इसने हमारे को बता दिया ये उल्टे लिखा रहता है। तो यहाँ पे लिखा है THIS, दिस इज, ये उल्टे में लिखा रहता है लिटिल एंडियन फॉर्मेट की वजह से, ठीक है। अब वो एक फॉर्मेट होता है लिखने का, अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, वैसे ही लिटिल एंडियन भी एक फॉर्मेट होता है, उसमें हमारी मेमोरी के अंदर लिखा रहता है, इस कारण से सब उल्टा रहता है, ठीक है। अभी मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा उन चीजों की, बहुत ज्यादा अलग टॉपिक है वो, बहुत ज्यादा, ठीक है। दिस इज यहाँ पे लिखा है, उसके यहाँ पे आप देखोगे इसको भी हम अनहेक्स करके देख लेते हैं, अनहेक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं ये क्या है अनहेक्स में, और एंटर मारते हैं। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे उल्टा पढ़ते हैं, अ टॉप, TOP, टॉप SE, दिस इज अ टॉप, और यहाँ पे मैं समझ गया हूँ सीक्रेट ही होगा, इसी तो और क्या होगा, दिस इज द टॉप सीक्रेट और मैसेज होगा उसके बाद, ठीक है, जो वर्ड मुझे अंदाजा लग रहा है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बोल रहा है दिस इज द टॉप सीक्रेट मैसेज, स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को कैसे मूव कर रहा है, पहले RX के अंदर मूव करता है, फिर RDX के अंदर एक दूसरी स्ट्रिंग मूव करता है, फिर उनको ये स्टैक के अंदर मूव करता है। अब आप कहोगे स्टैक क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टैक। स्टैक क्या चीज है, तो स्टैक एक लोकेशन है जहां पे आप अपनी टेम्पररी चीजों को स्टोर कर सकते हो। देखो अब ये जो रजिस्टर्स हैं ये भी एक स्टोरेज है जिनके अंदर चीजें स्टोर होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटी स्टोरेज है। अब जो आपके प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं वो कहां पे स्टोर होते हैं, जो उस समय करंटली वो रन हो रहे हैं वो कहां पे स्टोर होते हैं, उनकी मेमोरी कहां पे बनती है, या आपने अगर पढ़ा हो जनरल कंप्यूटर के अंदर तो रैम के अंदर स्टोर होती है, हमारे को बताया जाता है। लेकिन रैम के अंदर भी कुछ अलग अलग मेमोरी लोकेशंस होते हैं जिनके अंदर हमारी चीजें स्टोर होती है, लाइक स्टैक होता है, हीप होता है, अलग अलग मेमोरी लोकेशंस के नाम, ठीक है। तो वैसे ही उनमें से एक मेमोरी लोकेशन होती है स्टैक, ठीक है। स्टैक के अंदर हम वो चीजें स्टोर कर सकते हैं जिनका यूज हमारे को बाद में है, ठीक है। रजिस्टर के अंदर वो चीज आती है जिनका यूज बिल्कुल करंटली है या होने वाला है। स्टैक के अंदर आप चीज यूज कर सकते हो जिनका यूज थोड़ी देर बाद है, लेकिन वो बार बार कॉन्स्टेंटली यूज होगी। बात को समझ आया, जो टेम्पररी चीज है, अभी मैं एक प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, इसकी काफी सारी चीजें होंगी जो मुझे करंटली रन करते हुए चाहिए। अब सब चीजें तो मैं रजिस्टर्स के अंदर रख नहीं सकता, रजिस्टर बहुत छोटे हैं, तो उनको आप स्टैक जैसी लोकेशन के अंदर रख सकते हो। स्टैक भी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, स्टैक में भी आप बहुत बड़ी में लोकेशन का हो तो नहीं है। इसी की जैसी एक और लोकेशन होती है रैम के अंदर जिसके हम कहते हैं हीप, जो स्टैक से काफी बड़ी होती है, और हीप के अंदर फिर आप काफी सारी चीजें रख सकते हो जो स्टैक के अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। तो अलग अलग लोकेशंस होती हैं जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टैक के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, स्टैक के अंदर मूव कर रहा है, और ताकि इसको बाद में कहीं पे यूज करना हो तो वहां से निकाल के यूज कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि रजिस्टर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो आगे के इंस्ट्रक्शन है वो सब उस रजिस्टर का यूज ले रहे होंगे, तो ये चीज अगर मैं रजिस्टर के अंदर सेव करके नहीं रख सकता, ये तो उड़ जाएगी कहीं ना कहीं। तो इसको हम एक टेम्पररी स्टोरेज जिसे हम स्टैक कहते हैं वहां पे स्टोर कर सकते हैं, जो कि बड़ी होती है, जिसमें आप काफी सारा सामान रख सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड है, ठीक है, एक लिमिटेड है। तो एनआई करते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एनआई करते हैं। यहाँ पे एक और स्ट्रिंग RX के अंदर जा रही है, फिर RDX के अंदर स्ट्रिंग जा रही है, और उसको फिर दोबारा स्टैक के अंदर मूव कर रहा है। फिर यहाँ पे काफी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जनरली जो यहाँ पे होते रहते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पे आते हैं हम कंपेयर पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 into FF AL से कंपेयर हो रहा है। AL क्या होता है, AL कुछ नहीं है, जो RX की सबसे लास्ट की 8 बिट्स होती हैं, ठीक है, 1 बाइट, उसे हम AL कहते हैं, ठीक है। तो बस ये AL के अंदर जो वैल्यू है उसको इससे कंपेयर कर रहा है, ठीक है। AL आप देख सकते हो यहाँ पे 0 ही है, पूरे RX के अंदर 0 है, तो AL के अंदर भी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो RX की सबसे लास्ट की 8 बिट्स होती है उन्हें AL कहते हैं। अलग अलग टुकड़ों में बटा होता है, लाइक RX 64 बिट्स होता है,
EX जो इसका आधा पार्ट होता है वो 32 बिट्स होता है, फिर AX आता है जो 16 बिट होता है। तो ऐसे मैंने आपको बताया था रजिस्टर्स कैसे होते हैं सबसे पहली वाली वीडियो में, जो रजिस्टर्स वाली वीडियो थी उसमें पूरा समझाया था, उसमें देख लेना अगर आपको याद नहीं है। तो यहाँ पे बस कंपेयर कर रहा है इसको AL के साथ। अभी AL के अंदर है 0, यहाँ पे है 0 इंटू FF, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों याद रखना इक्वल नहीं। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट लाइन में क्या है, जंप इफ नॉट इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो जंप करो। ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं थे, यहाँ पे 0 था, यहाँ 0 इंटू FF है, इक्वल नहीं है, तो ये यहाँ पे जंप करा रहा है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पॉइंट डिबग का मार्क बताता है, टिक का मतलब है यहाँ पे जंप होने वाली है। और अगर ये जंप नहीं लेता तो क्या होता, तो यहाँ पे हम डिसअसेंबल करके देख सकते हैं। नियर पीसी भी आप कर सकते हो, नियर पीसी करता हूं मैं, तो यहाँ देखता हूँ क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे जंप ना लेता, ठीक है, ये वाली जंप ना होती तो ये यहाँ पे जाता, ठीक है, सी के बाद ई वाले पे जाता, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे किसी चीज को पुट्स करता, जो भी आरडीआई के अंदर जा रही है यहाँ पे, उसको पुट्स करता और एग्जिट कर जाता। तो इसका मतलब ये वाली जंप हमारे को लेनी ही चाहिए थी, ठीक है। अगर ये नहीं लेते, ये वाली जंप हमारे को मेल प्लस 255 पे ले जा रही है, मेल प्लस 255 ये रहा, तो ये हमारे को आगे ले जाएगी। ये वाला कोड जो है जो एग्जिट कर रहा है स्किप कर जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छा है, हमारे को एग्जिट नहीं करना था। तो एनआई करते हैं, यहाँ नीचे आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे रॉट फंक्शन को कॉल हो रही है विद दिस आर्ग्यूमेंट, दिस इज अ टॉप सीक्रेट मैसेज, जो हमने देखा था स्ट्रिंग स्टैक के अंदर जा रही थी, उसको यहाँ पे रॉट फंक्शन के अंदर पास कर रहा है। और रॉट फंक्शन अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे जो रॉट फंक्शन यूज हुआ है ये कोई स्टैंडर्ड रॉट फंक्शन नहीं है, ये यूजर ने खुद लिखा हुआ है, जिसने भी ऑथर होगा उसने खुद रॉट फंक्शन लिखा है। लेकिन ये नॉर्मली रॉट फंक्शन क्या काम करते हैं, रोटेट कर देते हैं। ए को किसी लेटर से रोटेट कर दिया, मैंने कहा कि ए को एक लेटर से रोटेट कर दो, यानी कि ए बन जाएगा बी, बी बन जाएगा सी। तो एक तरह की एनकोडिंग है अपने डेटा को छुपाने के लिए, ठीक है। तो ये उस तरह से रोटेट यहाँ पे कर देता है, जितनी भी वैल्यू दी होगी उससे रोटेट कर देगा, ठीक है। ए में मैंने बोला कि ए को 2 कैरेक्टर से रोटेट कर दो, यानी कि ए को सी बना दो, बी को डी बना दो, तो 2 लेटर के बाद का रोटेट कर दो नंबर, ताकि अपना जो ओरिजिनल डेटा है वो छुप जाए, उसको कोई पढ़ ना पाए उसलिए। तो हमारे काम का अभी नहीं लग रहा है मुझे खास, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है पासवर्ड इससे रोटेट हो रहा हो, लेकिन हम देखते हैं आगे चल के। एनआई करते हैं, फिर यहाँ पे एक और स्ट्रिंग को यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। एनआई करते हैं, उसके यहाँ पे एक और स्ट्रिंग अगर आप देखोगे, इस वाली स्ट्रिंग को आरएक्स के अंदर डालता है, फिर एक और स्ट्रिंग को आरडीएक्स के अंदर, फिर उनको स्टैक के अंदर मूव करता है दोनों को, ठीक है। एनआई करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटएफ को कॉल करता है एंटर द पास फ्रेज, ठीक है। अब हमसे इनपुट लेने वाला आने वाला है, तो एंटर द पास फ्रेज प्रिंट करने वाला है हमारे को। उसके अंदर नीचे चलते हैं, उसके बाद हमारे से स्कैनएफ को कॉल कर रहा है, यानी कि इनपुट ले रहा है, स्कैनएफ इनपुट लेता है। किस तरह का इनपुट ले रहा है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ले रहा है, जिन लोगों को फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में पता है तो स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे डी होता है यानी कि इंटीजर होता है, तो इसका मतलब मेरे से ये इंटीजर टाइप का इनपुट मांग रहा है, नंबर्स मांग रहा है 1 2 3 4। यहीं से ये मेरे से फ्लोट टाइप का मांग रहा था, तो इसका मतलब ये पॉइंट टाइप का कुछ मांग रहा था, पॉइंट टाइप में 1.0 या इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मांग रहा है, स्ट्रिंग का मतलब कुछ भी चलेगा, 1 2 3 4 भी, कैरेक्टर्स भी, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ इंक्लूड होता है स्ट्रिंग के अंदर, आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे जो पासवर्ड है मेरे ख्याल से जो हमसे इनपुट मांग रहा है वो सब कुछ कंबाइंड हो सकता है, उसके अंदर लेटर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सब कुछ इंक्लूडेड हो सकता है, स्ट्रिंग है। एनआई करते हैं, यहाँ डाल देते हैं हम ए बी सी डी या कुछ भी डाल सकते हो, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। एनआई करते हैं, उसके बाद यहाँ एनआई एनआई एनआई, उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करता है ptrace फंक्शन, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं भी बताता हूँ ptrace क्या काम करता है। एनआई करते हैं, एनआई के यदि चेक कर रहा है कि आरएक्स के अंदर 0 है या नहीं है, ठीक है। टेस्ट आरएक्स, आरएक्स आपको मैंने बताया था क्या काम करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे चेक कर रहा है कि आरएक्स के अंदर 0 है, और एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0 का जस्ट अपोजिट नंबर है, ठीक है। 0 सबसे छोटा नंबर होता है, यहाँ पे हेक्स का एक्चुअली सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। ये चेक कर रहा है कि आरएक्स ये क्या 0 है, लेकिन यहाँ पे हेक्स का सबसे बड़ा नंबर है, तो यानी कि ये वाली सिचुएशन ट्रू नहीं है, ये वाली सिचुएशन ट्रू नहीं है। एनआई करते हैं, अब ये कह रहा है जंप इफ नॉट साइन फ्लैग। अब आप कहोगे ये क्या इंस्ट्रक्शन है, जंप इफ नॉट साइन फ्लैग। तो मैंने आपको बताया था फ्लैग्स भी होते हैं हमारी मदद के लिए, है ना। जैसे 0 फ्लैग होता है, जैसे कैरी फ्लैग होता है, वैसे एक साइन फ्लैग भी होता है। तो ये कह रहा है अगर साइन फ्लैग की वैल्यू, ठीक है, अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो जंप करो, वरना मत करो। जंप इफ नॉट साइन फ्लैग, यानी कि नॉट का मतलब क्या होता है 0, तो यानी कि अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो जंप करो वरना मत करो, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं साइन फ्लैग की वैल्यू क्या। तो आपको लिखना पड़ता है इन्फो आर या इन्फो रजिस्टर्स, कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं इन्फो रजिस्टर दे देता हूँ जैसे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फ्लैग्स में। तो अब आप देखो यहाँ पे जो फ्लैग्स लिख के आते हैं, यहाँ पे आगे जो फ्लैग्स लिख के आ रहे हैं, इन सबकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इन सबकी वैल्यू 1 होती है। तो अब आप मुझे बताओ साइन फ्लैग आपको दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ये रहा साइन फ्लैग SF, तो इसका मतलब SF की वैल्यू 1 है। अगर वो यहाँ लिखा आ रहा है तो इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा कि जंप इफ नॉट साइन फ्लैग, यानी कि SF की वैल्यू अगर 0 होगी तभी जंप करना, लेकिन SF की वैल्यू 1 है तो ये जंप नहीं करेगा, ठीक है, जंप नहीं करेगा। और अगर ये नहीं करेगा तो कहां जाएगा हम देख लेते हैं। अगर ये जंप नहीं करेगा तो यहाँ जाएगा
किसी चीज को पुट्स करेगा, आरडीआई के अंदर जो भी चीज होगी उसको पुट्स करेगा और उसके बाद ये एग्जिट कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम एग्जिट करने वाले, तो यहाँ पे या तो ये पासवर्ड हमने गलत डाला इसलिए एग्जिट करा रहा है, कुछ और चीजें देखते हैं ये क्या चीज पुट्स कर रहा है, उससे हमारे को अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं पुट्स। तो यहाँ पे पुट्स एक्चुअली कुछ अलग सी चीज कर रहा है, दिस प्रोसेस इज बीइंग डीबग्ड। तो हम इसको डीबगर में रन कर रहे हैं इसलिए हमारे को बोल रहा है दिस प्रोसेस इज बीइंग डीबग्ड और ये एग्जिट कर रहा है। लेकिन जब हमने इसको नॉर्मली रन करा तब तो इसने ऐसा कुछ नहीं बोला था, तब इसने बोला ट्राई अगेन। इसका मतलब यहाँ पे एक एंटी डीबग टेक्निक यूज करिए, यानी कि हमारे को डीबगर रन करने नहीं देगा। ये एंटी डीबग टेक्निक होती है। बहुत सारे मालवेयर होते हैं वो इस टेक्निक का यूज करते हैं ताकि कोई उन पे फॉरेंसिक्स ना कर पाए, मालवेयर एनालिसिस ना कर पाए, डीबगर ना रन कर पाए। बहुत सारे मालवेयर जो राइटर होते हैं वो ऐसे ही टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि कोई भी उनका मालवेयर को रिवर्स इंजीनियर करके पता ना लगा पाए कहां से आया था या ये सब करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी टेक्निक यूज हुई है कि अगर डीबगर के साथ हम रन कर रहे होंगे तो एग्जिट कर जाएगा। अब हमारे डीबगर रन करना बहुत जरूरी है, किसी भी मालवेयर एनालिस्ट के लिए डीबगर रन करना बहुत जरूरी है, उससे काफी हेल्प होती है। तो इसको बाईपास करने के तरीके भी होंगे। अगर इसके लिए यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन लगाई गई है डीबगर को रोकने के लिए तो इसको बाईपास करने के तरीके भी होंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसको पता कैसे चला कि यहाँ पे हम डीबगर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे पी ट्रेस को कॉल कर रहा है, तो पी ट्रेस एक बहुत अच्छी सिस्कॉल है। ये पी ट्रेस सिस्टम कॉल क्या काम करती है? पी ट्रेस सिस्टम कॉल ये बताती है कि आपका जो करंट प्रोसेस है, ये जो बाइनरी है, इसको कोई ट्रेस तो नहीं कर रहा है। ये हमारे को ये बता सकती है, पी ट्रेस सिस्टम कॉल हमारे को बताती है जो ये करंट प्रोसेस रन कर रहा है, ठीक है, जिसने भी पी ट्रेस सिस्टम कॉल को कॉल करी है उस प्रोसेस को कोई डिबग तो नहीं कर रहा है या कोई ट्रेस तो नहीं कर रहा है। ट्रेस इन द सेंस उसको कोई स्टेप बाय स्टेप रन तो नहीं कर रहा है या उसकी कोई मेमोरी पढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, उसके कोई रजिस्टर्स वैल्यू देखने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। हम वही कर रहे थे। तो पी ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल है, ये हमारे को बता देती है कि हमारे प्रोसेस को कोई ट्रेस तो नहीं कर रहा है। तो इसी की वजह से यहाँ पे इसको पता चल पाया कि हमारा जो प्रोसेस है वो डीबग हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे को यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, छेड़खानी अपने हिसाब से कुछ माइंडसेट लगाना पड़ेगा जिससे हम इसको बाईपास कर पाए। देखो ये बहुत इजी है, मैं आराम से आपको समझाता हूँ। इसके दो तरीके हैं, इजी वाले और अच्छे वाले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ, ब्रेक स्टार, और ये एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, दे दिया। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, रन करते हैं, दोबारा से रीरन करते हैं प्रोग्राम को। मेन पे स्टार्टिंग में हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था, वहां आकर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 है, कुछ भी दे सकते हो, मैं 7 तक दे देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आके दोबारा रुक गए पी ट्रेस पे। ठीक है, एना ही करते हैं। अब ये वाली जो है सबसे मेन लाइन है, इसकी मदद से उसको पता चल रहा है कि यहाँ पे डीबगर रन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब डीबगर रन नहीं कर रहा है। अगर 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू आ रही है इसका मतलब डीबगर रन हो रहा है। इस बात को समझ गए? ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू को RX की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो हमने इसको बाईपास कर दिया। तो यहाँ पे आप बहुत इजीली लिख सकते हो, इस RX की वैल्यू को 0 करना है, सेट $RX। अगर आपको रजिस्टर का नाम देना होता है तो आपको डॉलर लगाना पड़ता है, इक्वल्स टू 0। कितना इजी है जीडीबी में करना। एंटर मारते हैं ना, ऊपर जाके देखोगे RX की वैल्यू 0 हो चुकी है। एनआई करते हैं एंड आप देखोगे तो इस बार ये वाली जो जंप है ले रहा है, जो कि पिछले बार नहीं ले रहा था। ठीक है, और आप देख भी सकते हो इन्फो रजिस्टर करके इस बार SF वाला जो फ्लैग होगा, साइन फ्लैग, वो सेट नहीं होगा। है ना मस्त। एनआई करते हैं, देखते हैं अब क्या हो रहा है। ओके एनआई, ओके यहाँ पे एक्सॉर हो रहा है, 2 जो है एक्सॉर हो रहा है EX से, और EX के अंदर ये चीज थी। देखते चलते हैं अभी क्या हो रहा है। और इस टाइप की चीजों के लिए मैं ज्यादातर डीकंपाइलर का ही यूज करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको टाइम आ चुका है डीकंपाइलर में खोलने, क्योंकि बहुत सारी ऑपरेशन हो रही है। आप आसानी से इसको असेंबली में भी कर सकते हो। असेंबली में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि काफी सारे ऑपरेशन हो रहे होते हैं, आपको ध्यान लगा के कहीं पे नोट डाउन करके लिखना पड़ता है सब चीजों को कि किस पे क्या ऑपरेशन हो रही है। तो मैं अभी इतना दिमाग नहीं कर पाऊंगा, मैं सीधा सीधा डीकंपाइलर खोलूं। ठीक है, तो यहाँ पे खोल लेता हूँ डीकंपाइलर। तो आप अपने आइडा के फोल्डर में आ जाओ जहां पे भी आपने आइडा रखा है, आइडा 64, और यहाँ पे आप दे दो अपने जो भी क्रैकमी जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल करी क्रैकमी 6 वो दे दो। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं और थोड़ा सा टाइम लेगा ऑन होने में, ऑन देते हैं। ओके करते हैं यहाँ पे, ओके लोड अप हो जाएगी बाइनरी, एनालाइज ऑन देते हैं, हो गई। ठीक है, अब आपको सीधा सबसे पहले मेन फंक्शन पे आ जाना है, डबल क्लिक ऑन मेन, मेन पे आ गया। ठीक है, ये है उसकी डिसअसेंबली जो कि आपको आइडिया में दिख रही है ग्राफ व्यू में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, वही सब आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं डीकंपाइलर के लिए आया हूं, तो डीकंपाइलर के लिए आप या तो F5 दबा सकते हो, ठीक है, F5 भी दबा सकते हो, या फिर आप व्यूज में जाके ओपन सब व्यूज के अंदर जाके यहाँ पे आएगा, आपको दिख जाएगा यहाँ पे जनरेट सूडो कोड, या F5 भी दबा सकते हो। एक ही बात, जनरेट सूडो कोड करते हैं, थोड़ा टाइम लेगा, सूडो कोड जनरेट हो जाएगा। ये सूडो कोड हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं और अब आपको दिखेगा काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, और काफी सारा तो हम असेंबली की मदद से सॉल्व भी कर चुके हैं। यहाँ पे हम देखते चलते हैं पुट्स 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 पुट्स, काफी सारी चीजें पुट्स हो रही थी, हमने देख ली थी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने देखा था कंपेयर हो रहा था 0 into FF, और वो वाला कंपेयर ये था, सबसे पहला जो कंपेयर हमने देखा था वो ये था।
अब ये यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो V5 कोई एरे होगा जिसकी 5th वैल्यू को चेक कर रहा है कि क्या वो -1 के इक्वल है। अगर तो वो इक्वल है तो ये पुट्स कर रहा है VMware डिटेक्टेड, यानी कि यहाँ पे एक और एंटी रिवर्सिंग टेक्निक यूज करी गई है, एंटी VM टेक्निक। यानी कि जैसे एक हमने देखा अभी एंटी डीबग टेक्निक, उसमें क्या होता है कि वो पता लगा लेता है कि डीबगर रन कर रहा है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमारे प्रोसेस को स्पाई कर रही है, ट्रेस कर रही है, तो वो पता लगा के बोल देता है कि मैं अब रन नहीं करूंगा। कोई हमारे को ट्रेस कर रहा है, स्पाई कर रहा है, लाइक डीबगर हो गया, ठीक है, तो वो हमारे को पता लगाते हैं, रन नहीं करते। तो वो भी एक टेक्निक थी, एंटी डीबग टेक्निक जिसे हम कहते हैं, कि पता लगाओ डीबगर चल रहा है कि नहीं चल रहा, और चल रहा है तो एग्जिट कर जाओ, हम रन नहीं करेंगे, ठीक है। एक टेक्निक वो थी। वैसे ही यहाँ पे एक और टेक्निक है एंटी वीएम टेक्निक, ये पता लगाती है कि क्या जो हमारी बाइनरी है वो किसी वीएम पे रन कर रही है। अगर वो किसी वीएम पे रन कर रही है तो मैं रन नहीं करूंगा। अब इसका हमारे क्या फायदा, आप कहीं पे भी रन करो यार, इससे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा ना कि आप वीएम पे रन कर रहे हो या फिर आप होस्ट मशीन पे अपनी रन कर रहे हो, मेन मशीन पे। तो इसका फर्क पता है कहां पड़ता है, आपको कहीं नहीं फर्क पड़ेगा। मालवेयर एनालिस्ट का सोचो उसकी जॉब कितनी हार्ड हो जाती है, क्योंकि मालवेयर एनालिस्ट अपनी होस्ट मशीन पे उस बाइनरी को रन नहीं कर सकता, अब वो वीएम पे ही रन करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो मालवेयर है, ठीक है, अपनी मशीन को खराब नहीं कर सकता। अब वो वीएम पे रन नहीं कर पाएगा तो उसके पास ऑप्शन क्या बचेगा, होस्ट मशीन पे वो रन कर नहीं सकता, वीएम पे वो रन कर नहीं पा रहा इस प्रोटेक्शन की वजह से, तो वो बहुत ज्यादा फंस जाता है। तो आपको उसको बाईपास करना पड़ता है एंटी वीएम टेक्निक को भी, जैसे हमने उसको करा है, ठीक है। एंटी डीबग टेक्निक को आप उसकी वैल्यू चेंज कर दो आरएक्स की, जिस चीज को भी वो चेक कर रहा है। तो अगर आपको याद होगा वो कंपेयर कर रहा था एएल की वैल्यू 0 × FF। तो अगर मैं किसी वर्चुअल मशीन पर रन कर रहा था तो जो हमारे एएल की वैल्यू थी वो अभी 0 थी, उसकी जगह पे वो 0 × FF होती, ठीक है, 0 × FF होती उसकी जगह पे वो वैल्यू। तो अगर वो वैल्यू 0 × FF होती तो मैं उसको आसानी से चेंज करके दोबारा 0 कर देता और मैं आगे बढ़ जाता। तो बाईपास करने के अलग अलग टेक्निक होते हैं, आप डिबगिंग करते हो उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, ये एक टेक्निक है। दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम और भी चीजें देखते चलते हैं। यहाँ पे ये वाली टेक्निक है सबसे पहले एंटी वीएम टेक्निक, ठीक है, ये एंटी वीएम टेक्निक है। और हमने यहाँ पे एक और चीज स्किप कर दी, ये वाला जो मैसेज है जो हमने देखा था, दिस इज अ टॉप सीक्रेट मैसेज, इसको V9 वेरिएबल के अंदर डाला जा रहा है। फिर V9 वेरिएबल को 2 बार रॉट करा जा रहा है, ठीक है, यहाँ देख रहे हो रॉट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, 2 बार रॉट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा जा रहा है उसी सेम चीज से ऊपर, ओके, बेफालतू का, मतलब हमारे को कंफ्यूज करने के लिए। ये होते हैं रैबिट होल्स, इन्हें हम रैबिट होल्स कहते हैं। यानी कि जो रिवर्स इंजीनियर है, कोई भी रैबिट होल सिक्योरिटी में जनरल टर्म है, इसका मतलब होता है कि आपको कंफ्यूज करे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो फाइंड कर रहा है, उसको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है ताकि वो कहीं और भटक जाए, वो अपने मेन मुद्दे से हटके कहीं और चले जाए। आप सोचो मेरे को नॉलेज ना होती और मैं रॉड के अंदर चले जाता और रॉड के अंदर काफी सारी कैलकुलेशन होती, मैं उसमें फंसा रह जाता। लेकिन यहाँ पे रॉड का कोई काम नहीं है, ये जबरदस्ती में एक ही चीज को बार बार यहाँ पे रॉड कर रहा है जो कि किसी काम की नहीं है, ठीक है। मे भी काम की हो भी सकती थी, लेकिन अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किसी काम की नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक 19 लेंथ का, ठीक है, ये वाली चीज काफी अजीब सी चीज है, कोई रैंडम सा है स्ट्रिंग, उसको V6 वेरिएबल के अंदर डालता है, ठीक है, V6 वेरिएबल के अंदर डालता है। अब यहाँ पे क्या है, आइडा के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज की दिक्कत थी कि आइडा V6 यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रिंग जा रही है, V6 के अंदर स्ट्रिंग जा रही है, यानी कैरेक्टर एरे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे V6 को इसने इंटीजर टाइप ले लिया, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको चेंज कर दो, या सेट इसका टाइप चेंज कर देंगे V6 का, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे कैर टाइप का, ये कैर टाइप का, ठीक है, इसको याद रखना, इसको चेंज करके कैर कर दो, CHAR, ठीक है, कैर, और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वार्निंग वगैरह दे रहा है कि इसका आउटपुट रॉन्ग हो सकता है, आपने जो अपनी हरकतें करी है, लेकिन हमारे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे को पता है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग जा रही है V6 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, क्यू मैम कॉपी, यानी कि मैम कॉपी, यानी कि कॉपी कर रहा है इस चीज को इस जगह पे, ठीक है, इस स्ट्रिंग को इस जगह पे कॉपी कर रहा है, बस इतना काम, ठीक है। ओके, अब हमारे को समझ आ गया कि V6 के अंदर ये वाली स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या होता है हम देखते हैं, एंटर द पास फ्रेम, उसके लिए हमारे से इनपुट लेता है S वाला, %S, यानी कि स्ट्रिंग लेता है हमारे से, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग लेता है हमारे से। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वही वाली जिसके साथ अभी हम डील करके आ रहे हैं, एंटी डीबग टेक्निक। ये पी ट्रेस से पता लगा रहा है कि क्या हमारा जो करंट प्रोसेस है उसको कोई ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उस पर कोई स्पाई कर रहा है। अगर आप कर रहा है तो दिस प्रोसेस इज बीइंग डीबग्ड करो और एग्जिट कर दो, आगे का कुछ मत कंटिन्यू करो। तो ये एंटी डीबग टेक्निक और ये वाली एंटी वीएम टेक्निक, आई होप ये क्लियर हुआ होगा दोनों टेक्निक क्या होती है, और इसको बाईपास करना मेरे ख्याल से अभी तक तो हार्ड नहीं लगा होगा, मैंने ऐसा कुछ हार्ड वाला काम करा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इजी हो गया होगा ये समझ। अब क्योंकि हमने इन दोनों के साथ डील कर लिया, मैं इनको सॉल्व करने का एक और इजी तरीका भी आपको समझा देता हूँ। दूसरा तरीका है पैचिंग करना। अब वो वाला जो तरीका था वो जुगाड़ू तरीका था, आप हर बार जब भी बाइनरी को रन करोगे तो आपको RX की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। पैचिंग एक परमानेंट तरीका होता है। पैचिंग में आपको मैंने बताया था कि आप उसकी वैल्यू चेंज कर दो, जो JNE था उसको JMP कर दो या JE कर दो, इस टाइप से मतलब चेंज कर दो, ठीक है। हम ऐसे पैचिंग कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को चेंज कर देते हैं, पैच कर देते हैं, ताकि हर बार वो चीज सेम काम करे। एक नई बाइनरी बना देते हैं, एडिट करते हैं।
तो वो कर लेते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसको बाइनरी निंजा में खोल लेता हूँ। आप पैच इसमें भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था पैचिंग वाली वीडियो में, अलग अलग चीजें कर सकते हो। बाइनरी निंजा का पैचिंग का जो तरीका है वो काफी ज्यादा इजी, काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इसका पैचिंग वाला मैं दिखाऊं तो उसमें फिर ऑपकोड से डील करना पड़ेगा। ऑपकोड से डील करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बाइनरी निंजा से हम आसानी से कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिन लोगों को इससे करना है वो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सूडो कोड से, सूडो कोड वाले टैब से, जो टैब है ऊपर अलग अलग टैब खुले रहते हैं, हेक्स व्यू, हेक्स एडिटर भी मिलता है आपको यहाँ पे साथ में। तो आपको सूडो कोड से चले जाना है यहाँ पे आइडा व्यू में, यानी कि डिसअसेंबली में आ जाना। ठीक है, अब आप डिसअसेंबली में आ गए तो ये वाला जो जेएनएस है इसको हमारे को चेंज करना है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो कैसे, इस पर क्लिक करो और उसके बाद एडिट में जाओ और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा पैच प्रोग्राम। पैच प्रोग्राम में जाने के बाद आप यहाँ पे बाइट्स को चेंज कर सकते हो। ये आ गए ऑपकोड्स, इनको आप चेंज कर सकते हो, जो कि मैं नहीं करने वाला हूँ, खाम खा का सिर दर्द रहता है। अब आपको बड़ी जल्दी दिखने वाला है कि मैं बाइनरी निंजा क्यों यूज कर रहा हूँ। तो चलते हैं बाइनरी निंजा को खोल लेते हैं। ठीक है, आइडा को बंद मत करना। बाइनरी निंजा के अंदर आने के बाद अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पे रन कर दो बाइनरी निंजा और अपनी क्रैक में जो भी आपकी क्रैक में वो दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं बाइनरी निंजा के अंदर वाली क्रैक में, स्टार्ट करते हैं और बाइनरी निंजा के अंदर खुल जाएगी। और इंटरफेस सबसे बढ़िया इंटरफेस जो मुझे किसी का लगता है वो इसका लगता है, बेस्ट इंटरफेस है। मेन फंक्शन पे आ जाते हैं। हाँ, लगता है कि मतलब एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। आर्डा वगैरह, गीड्रा वगैरह यूज करोगे तो काफी गंदा इंटरफेस है उनका। ठीक है, प्लेन व्हाइट सा और लाइट से कलर में लिखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मिलता है। आप इसकी डिसअसेंबली पढ़ सकते हो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। मेरे को बस आइडा का देना था इसलिए मैंने वो आइडा में करा। आप किसी का भी कर सकते हो, गीड्रा पसंद है गीड्रा में कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। और जनरली मैं कहता हूँ 3-4 में देखो, अगर आपको एक की समझ नहीं आ रही आप दूसरे में देखो। हर डीकंपाइलर अपने तरीके से डीकंपाइल करता है, क्योंकि मैंने बोला था एग्जैक्ट अभी तक कोई नहीं आया कि हम बिल्कुल सी के आसपास कर ले। तो हम सूडो कोड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एग्जैक्ट सी के आसपास तक हम नहीं निकाल पाते। तो अलग अलग डीकंपाइलर अलग अलग तरीके से डीकंपाइल करते हैं, तो जिसका आसानी में पढ़ने में आ रहा है सबसे आसान वो आप यूज कर सकते हो। तो ये इसका डीकंपाइलर है, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे चलते हैं व्यू डिसअसेंबली ग्राफ। ठीक है, ग्राफ मोड में आ जाते हैं, इसमें ईजी रहता है। और यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ गया VMware डिटेक्टेड, यानी कि ये है एंटी VM जो टेक्निक है वो वाली। तो इसको यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ JNE पे आ जाएंगे। इसको उल्टा मत कर देना, पैच में हम इन्वर्ट कर सकते हैं कि JNE को JE में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे पता क्या होगा, यानी कि वर्चुअल मशीन में तो रन करेगी, लेकिन ये नॉर्मल होस्ट मशीन में रन करना बंद कर देगी। मेरी होस्ट मशीन है तो हमें ऐसा नहीं करेंगे। हमारे को कोई ऐसा तरीका निकालना है कि हर बार यहाँ पे आए, हर बार यहाँ पे आए। तो उसके लिए बहुत ईजी है, इस JNE को JMP में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, JNE को, तो JMP का मतलब क्या होता है, हर बार यहीं पे जंप करेगा, कोई कंडीशनल जंप नहीं होती, वो एक अनकंडीशनल जंप होती है। तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, हमारे को हर बार ग्रीन वाले एरो पे आना है। इस बात का याद रखना, हमारे को हर बार ग्रीन वाले एरो पे आना है। तो ग्रीन वाले एरो के लिए आप यहाँ पे करो क्लिक पैच ऑलवेज ब्रांच। ऑलवेज ब्रांच का मतलब क्या होता है, जो ग्रीन वाला एरो है हमेशा उस पर जंप करो। और अगर आपको हमेशा रेड वाले पे जंप करना है तो आप यहाँ दे दो नेवर ब्रांच। तो रेड वाले पे हमेशा जंप कराएगा, हमारे को करना है ग्रीन वाले पे। तो ऑलवेज ब्रांच दोगे तो आप हमेशा आप ग्रीन वाले पे ही जंप करोगे, आपको दिख जाएगा ग्रीन वाला कोड आ गया। दोबारा नीचे आते हैं और अब ये आ गया है यहाँ पे एंटी डिबग टेक्निक। इसमें भी हम सेम करेंगे। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, पैच, और हमारे को ग्रीन वाले पे जाना है। ठीक है, ग्रीन वाले पे, अगर रेड वाले पे नहीं जाना तो हम जाएंगे यहाँ पे ग्रीन वाले के लिए पैच ऑलवेज ब्रांच, अगर रेड पे जाना होता नेवर ब्रांच। तो यहाँ पे मैं ऑलवेज ब्रांच करूंगा। अब मैं इस पे आ जाऊँ, बाइनरी बिल्कुल सही हो चुकी है, अभी पैच हो गई। अब आप इसको कोई कंडीशन नहीं, आप डिबगर में रन करो, VM में रन करो, कैसे भी रन करो, कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ पे हमने पैच कर दी, इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज, और यहां पे इसका नाम रख लेते हैं क्रैकमी 6 पैच्ड। ठीक है, सेव कर लेते हैं, सेव हो गए। ओके, अपने पॉन डिबग के अंदर चलते हैं। ठीक है, पॉन डिबग के अंदर आ गए, यहां पे क्विट करते हैं और यहां पे परमिशन दे देते हैं CH मोड को, जो हमने नई फाइल बनाई है, CH मोड क्रैकमी 6 पैच्ड। ठीक है, नॉर्मली इसको जरूर एक बार रन करके देखना, पता क्या होता है, बहुत केसेस में आपको ऐसा मिलेगा कि पैच करने के बाद बाइनरी करप्ट हो गई। एक भी बाइट अगर इधर उधर होती है तो पूरी बाइट्स आगे पीछे खिसक जाती है। फॉर एग्जांपल आपने एक एक्स्ट्रा बाइट डाल दी तो क्या होगा, सारी बाइट एक एक जगह आगे खिसक जाएगी पूरी बाइनरी में, उससे पूरी बाइनरी करप्ट हो जाती है। तो एक बार जरूर रन करके देखना, बाइनरी बहुत बार करप्ट भी हो जाती है। तो आप इसको रन करके देखो, क्रैकमी 6 पैच्ड की करप्ट तो नहीं हुई, सही वर्क कर रही है। एंटर द पासवर्ड अभी तक तो सही कर रही है एंड बिल्कुल सही वर्क कर रही है जैसा हमने सोचा था। अब GDB के अंदर खोल लेते हैं, GDB। ठीक है, देखते हैं कि GDB के अंदर, अब मैं इसको नॉर्मली अगर GDB के अंदर रन करता तो ये मुझे क्या दे रहा था, दिस प्रोसेस इज बीइंग डिबग्ड। अब मैं रन करूंगा, ये पैच्ड वाली है तो मेरे को कुछ मना नहीं करेगा, नॉर्मली ट्राई अगेन का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राई अगेन। ठीक है, वरना नॉर्मली मेरे को बोलता है दिस प्रोसेस इज बीइंग डिबग्ड।
तो हमने यहाँ पे इसको पैच कर दिया, ये भी एक तरीका था। अब आप इसको दुनिया भर में किसी वीएम में रन करो, होस्ट मशीन में रन करो, डिबगर के साथ करो, नहीं करो, कोई अंतर नहीं पड़ता। हमने सारी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व कर दी। तो मैंने आपको एक टेम्पररी सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन दोनों दिखा दिया आपको, ठीक है। अब हम आइडिया पे आते हैं वापस और अपने सूडो कोड वाले टैब पे वापस चलते हैं। और अब अभी तक हमने कोई भी मेन चीज नहीं करी है, सिर्फ एंटी रिवर्सिंग वगैरह टेक्निक देखी। मेन अभी तक हमने कोई रिवर्सिंग नहीं करी जहां पे पासवर्ड को चेक कर रहा हो या कुछ एल्गोरिदम चल रही हो, कुछ ऐसा नहीं आया। नीचे यहाँ पे जरूर मुझे दिख रहा है कुछ काम होता हुआ, मुझे यहाँ पे जरूर दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जनरल सा आइडिया लेते हैं पहले, अभी इसको नहीं देखते। यहाँ पे बस मैं इतना समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं प्लस माइनस, और उनकी वैल्यू S1 के अंदर स्टोर हो रही है एक एक करके, पहले 0 नंबर पे, फिर 1 नंबर पे, 2 पे, एक एक करके S1 के अंदर स्टोर हो रही है। फिर यहाँ पे एक फॉर लूप चलता है जिसमें दोबारा से S1 के अंदर चीजें स्टोर हो रही है बार बार करके। फॉर लूप का मतलब ही बार बार है, ठीक है। चल के S1 के अंदर ही इक्वल्स टू में बार बार वैल्यू स्टोर हो रही है। कुछ अभी जनरल आइडिया है, अभी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, str कंपेयर होता है उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। str कंपेयर हो रहा है S1 और S2 का। अब S1 तो मैंने देखा यहाँ पे अभी अभी जस्ट जनरेट हो रही है, रन टाइम पे बन रही है कोई चीज। S2 क्या चीज है, S2 अगर हम देखें तो अच्छा, जो हमारा इनपुट है, जो scanf से इनपुट आ रहा है वो S2 के अंदर जा रहा है। S2, और यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, रीनेम करूंगा इसको, रीनेम, और इसका नाम दे दूंगा इनपुट, ताकि मुझे पता रहे इनपुट है, ठीक है। और ये जो हमारा इनपुट है, अब ये तो जनरल सा आपको पता होगा, इनपुट को S1 से कंपेयर कर रहा है तो S1 क्या होगा, ऑब्वियसली S1 जो है सही ओरिजिनल पासवर्ड होगा जिससे कंपेयर कर रहा है। अगर तो ये दोनों सेम होते तो ये कर देगा प्रिंट यू सक्सीड एल्स ट्राई अगेन। तो इसका मतलब हम हमारे को S1 जो है वो निकालना है जो कि यहाँ पे पूरा बन रहा है, ठीक है, रन टाइम पे पासवर्ड बन रहा है। तो अब हमारे को इस एल्गोरिथम से पता लगाना पड़ेगा कि पासवर्ड को, ये ओरिजिनल पासवर्ड को कैसे जनरेट कर रहा है, और फिर हम ओरिजिनल पासवर्ड मिल जाएगा तो बस हम वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी रीनेम कर देता हूँ, रीनेम, ये आएगा ओरिजिनल, ओरिजिनल पासवर्ड है ये, ठीक है, ओरिजिनल। इसको भी रीनेम कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है, ओके हो गया। और ये कर किसके ऊपर है, सारे परफॉर्म किसके ऊपर कर रहा है, ऑपरेशन V6, V6 से पासवर्ड निकल रहा है। V6 की पहली वैल्यू को, 0 नंबर की पहली वैल्यू को क्या काम करता है, एक्सॉर करता है 2 से। जैसे प्लस माइनस एक ऑपरेशन होते हैं ना, प्लस करते हैं माइनस, वैसे एक्सॉर भी एक होता है, ठीक है। तो एक्सॉर कर रहा है, फिर नीचे माइनस कर रहा है, प्लस कर रहा है। V6, तो V6 क्या था, अच्छा ये वाली स्ट्रिंग मेन है, इसी से पासवर्ड जनरेट हो रहा है, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है और उसके बाद हमारे को पासवर्ड निकाल रहा है। अब देखो इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ सॉल्व करना पसंद नहीं करता। मैं क्या काम करता हूँ, जो मेन कोड होता है ना उसको एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर ले जाता हूँ, सारा काम वहां करना पसंद करता हूँ। उससे मेरा काम मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ आता है, ठीक है। आपका जो भी मनपसंद टेक्स्ट एडिटर है वहां पे उठा के ले जाओ, वहां पे आप सॉल्व कर पाओगे वैल्यू को, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ऑपरेशन और यहाँ पे आप कुछ लिख वगैरह नहीं सकते ढंग से, तो इस चक्कर में यहाँ से उठा रहा हूँ इस कोड को। तो मेरी जो पसंद का टेक्स्ट एडिटर है वो है सबलाइम, तो मैं सबलाइम में ले लूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को। ये इतने कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा हमारा काम का नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना लेता हूँ, बाकी नीचे का कुछ नहीं। मेरे को बस एल्गोरिदम जो है वो देखनी है कि क्या कर रही है वो, मैं ढंग की जगह, साफ जगह पे जाकर मैं एडिट कर पाऊँ अपने हिसाब से कोड को, वहां ले जाना चाहता हूँ। तो इसको कॉपी करने के लिए शायद Ctrl+C, कॉपी काम करेगा यहाँ पे Ctrl+C, और इसको यहाँ टेक्स्ट एडिटर में ले जाते हैं सबलाइम के अंदर, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, कॉपी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले तो मैं सीधे सीधे इसको एडिट करूंगा अपने हिसाब से। V6 जो है वो इसके इक्वल है, V6 इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और इसको हटाते हैं, यहाँ पे जो फालतू की चीज है वो सब हटा रहा हूं मैं, ये सब हटा दो, हमारे काम का नहीं। ये है हमारे काम का सबसे मेन, जो सारा कुछ काम कर रहा है, ठीक है। इसको बैक करते हैं टैब, और इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर देता हूं मैं, C सिंटेक्स कर देता हूँ, सिंटेक्स इसका C है, ठीक है, C, और ये C सिंटेक्स में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और V6 का भी नाम चेंज करेगा या छोड़ देते हैं, V6 का नाम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो कोई भी मेरे को चीटर नहीं बोलेगा, देखो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, कोई मेरे को चीटर नहीं बोलेगा। मेरे पास एक आइडिया है। अब यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, मैं ऐसा क्या काम करता हूँ, देखो कुछ लोग होंगे यहाँ से वैल्यू को सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यू बैठ के। मैं सिर्फ ये काम करूंगा कि मैं इसको खुद रन करने देता हूँ, सी का कोड है नॉर्मल सा, मैं इसको रन करने देता हूँ, और लास्ट में जो वैल्यू है, जो एंड में वैल्यू आएगी किसकी, ओरिजिनल वाले की, उसको प्रिंट एफ करा देता हूँ। तो मेरे को ऑटोमेटिकली पासवर्ड मिल जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि सारा काम अपने आप कर रहा है। मैं इस कोड को समझूंगा एक एक करके, उससे बढ़िया मैं लास्ट में स्मार्टनेस दिखाते हुए क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं पुट्स कर दूंगा, पुट्स ओरिजिनल, बस। तो इसको हम सी का कोड बना लेते हैं, और जिन लोगों को सी के साथ दिक्कत है वो सेम इसका पाइथन कोड भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं जनरली 95% क्या काम करता हूं, जब मैं
CTF वगैरह खेल रहा होता हूँ, रिवर्सिंग के चैलेंजेस करता हूँ, तो उसमें मैं क्या काम करता हूँ, उसको पाइथन के कोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। जो पूरा सी का कोड मिलता है मुझे डिकम्पाइलर का, जिसमें से मेन कोड होता है, जो एल्गोरिदम होती है पूरी, बहुत लंबी लंबी एल्गोरिदम, ये तो बहुत बेसिक एल्गोरिदम है। जो CTF में मिलती है वो बहुत बड़ी बड़ी एल्गोरिदम होती है। सी में मैं बहुत प्रो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं ये हूँ कि पाइथन में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल रहता हूँ, तो मैं उस पूरे सी के कोड को पाइथन में लिख देता हूँ और फिर मैं एल्गोरिदम आसानी से अपने हिसाब से एडिट वगैरह जैसी मुझे करनी होती है मैं पाइथन में कर पाता हूँ। लेकिन ये बहुत बेसिक सा कोड है, सब अपने आप कर रहा है। आइडिया ने बहुत अच्छा डीकंपाइल करके दिया है, लगभग सी जैसा ही कोड है सेम, तो हम बस इसको सीधा सी में ही रन करेंगे तो अपना काम हमारा कर देगा अपने आप, ठीक है। तो बस हमारे को बेसिक चीजें डालनी है जो हर सी के कोड में होती है, वो सब आपको डालना पड़ेगा, बाकी सब यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल डाल देंगे stdio .h, ये मैंने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद एक मेन फंक्शन आपको देना ही देना पड़ता है, इंट मेन, और मेन फंक्शन के अंदर ये सारा कोड आएगा, ठीक है। ये सारा कोड मेन फंक्शन के अंदर है। और यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, ये जितनी भी चीज मैं लिख रहा हूँ ये हर सी कोड के अंदर आती है, तो आपको कुछ अलग नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं इस प्रोग्राम के लिए, ये हर किसी के अंदर आता है। मेन फंक्शन, हेडर फाइल, रिटर्न वैल्यू, सब हर किसी के अंदर आता है, तो मैंने कोई कोड में छिड़खानी नहीं करी है, ठीक है, सेम रहने देंगे। और बस यहाँ पे अगर आपको पता हो तो यहाँ पे आपको बंद करनी पड़ती है हर लाइन सी के अंदर जो दी होती है। तो मेरे ख्याल से कुछ चेंज करने की जरूरत है इसमें हमारे को। तो बस अभी तक हमने इनको डिफाइन नहीं करा, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे, इनको डिफाइन भी करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं लेकिन बताया नहीं, इनको डिफाइन नहीं करा, तो वो मैं कर देता हूँ। जो V6 है कैर टाइप का है, कैर टाइप भी देना पड़ता है आपको, कुछ चीजें जो सी में गंदी है बहुत, ठीक है, तो वो सब आपको करना पड़ता है यहाँ पे। और ये बताना पड़ता है कैर का एरे है V6 नाम से, ठीक है, ये सेट हो गया। और ओरिजिनल भी देना पड़ेगा, तो ओरिजिनल भी कैर एरे है, ओरिजिनल भी कैरेक्टर एरे है, यहाँ पे हम दे देते हैं कैरेक्टर एरे और इसको एंड कर देते हैं। सो आई होप बाकी सब तो कुछ नहीं रह गया, शायद ये काम कर जाएगा जहां तक उम्मीद है, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो ये है हमारी यहाँ पे सॉल्वर स्क्रिप्ट है, तो इसको solver.c नाम से रख लेते हैं, solver.c। ट्राई करते रन करके, कुछ एरर तो नहीं आ रहा है solver.c के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे GCC से कंपाइल करूंगा solver.c और -o solver नाम से, ओके। यहाँ पे हमारे को कुछ एरर आए हैं, आई को कहीं पे डिफाइन नहीं करा, आई को एक तो डिफाइन करना पड़ेगा हमारे को सबसे पहले, तो हम देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी हमने यहाँ पे मिस कर दिया, ये हमने मिस करते हैं यहाँ पे ये, और आई को कहीं पे डिफाइन नहीं करा, तो आई को भी डिफाइन कर देते हैं इंट आई, बस, ठीक है, ये हो गया। अब ट्राई करते हैं, मेरे ख्याल से हो जाएगा। और एक एरर रह गया अभी भी, तो ये कह रहा है कि ओरिजिनल का आपको साइज देना पड़ेगा, साइज जो है वो मिसिंग है, तो यहाँ साइज भी दे देते हैं इसका। तो ओरिजिनल में यहाँ पे साइज देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि बस जितनी यहाँ पे वैल्यूज जा रही है उससे कम मत देना। तो यहाँ पे हम इसको 50 का साइज दे देते हैं, अभी के लिए कुछ भी दे सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से, इससे बड़ा पासवर्ड नहीं होगा। तो अब फाइनल इसको यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं, GCC की मदद से देखते हैं कुछ आता है कि नहीं, हमारे हाथ लगता है कि नहीं। solver.c-o solver, ठीक है, ये हो गया। रन करते हैं सॉल्वर को, सॉल्वर एंटर मारते हैं, यहाँ पे पासवर्ड जनरेट हुआ है। और यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिसको ये प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंटेबल कैरेक्टर्स नहीं है कुछ। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसको ट्राई करूंगा क्रैकमी 6 के अंदर डायरेक्ट ऐसे डालने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, टाइप करेंगे, जो इसका आउटपुट आएगा वो सीधा इसका इनपुट बन के अंदर जाएगा। ट्राई अगेन, ये गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है हम देख लेता हूँ एक बार फिर भी। सॉल्वर, ये जो पासवर्ड एक्चुअली में सही लग रहा है मुझे, तो जहां तक मैंने जो पिछला पासवर्ड देखा था जब मैंने इसको पहले सॉल्व करी थी, तो पासवर्ड सही लग रहा था। ये कुछ एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको कुछ सॉल्व तो करके रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे जुगाड़, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला तरीका तो काम करा नहीं है अब हमारा, जो हमने सोचा था। अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए, हर बार हमारी चीजें जो हम सोचते हैं वो काम नहीं करती, आप क्या काम कर सकते हैं। मैंने आपको एक और अप्रोच बताई थी जो मैं करता हूँ, तो वही अप्रोच मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं पाइथन से सेम प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, इसी की कॉपी पाइथन में बनाऊंगा, फिर देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो अब मेरे को इसको पाइथन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं अब क्या काम करूंगा, इसका लेआउट चेंज करके यहाँ पे 2 कॉलम कर देता हूँ, यानी कि 2 अलग अलग फाइल यहाँ सामने रही, क्योंकि मेरे को इससे ही ज्यादातर कॉपी पेस्ट करना है इससे, ठीक है। तो पाइथन का एक प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे, तो पाइथन में कुछ देने की जरूरत नहीं होती, ये सब फालतू की चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो देना ही पड़ेगा, ये मेन स्ट्रिंग है, ये दे देते हैं। मेन स्ट्रिंग जो है हमारी इक्वल्स टू दिस है, और इसको यहाँ पे सेट भी कर देते हैं। ये है हमारी पाइथन की, तो सेट सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स, ये है सेट सिंटैक्स पाइथन, ठीक है। पाइथन का सिंटैक्स सेट कर दिया। अब हमारे को क्या काम करना है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे को इसकी जो वैल्यू है एक एक करके, लाइक 0 3 2 1, इसकी वैल्यू का हमारे को एक एक करके एक चीज के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, ब्लैंक लिस्ट, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ओरिजिनल नाम की, ओरिजिनल
इक्वल्स टू एक ब्लैंक लिस्ट होगी, जैसे यहाँ पे हमने करा था। यहाँ पे ब्लैंक लिस्ट की आपको लेंथ देनी पड़ती है, पाइथन में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे हम ब्लैंक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे हमारे को ये सारे जो ऑपरेशन है परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कैसे दूंगा इसको, तो मैं ये सब कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे करूंगा ओरिजिनल डॉट अपेंड, यानी कि ओरिजिनल के अंदर अपेंड करो, ठीक है। और क्या अपेंड करना है, यानी कि ये जो लिखा है ना, ये पूरा ओरिजिनल डॉट अपेंड का मतलब यही है, इसकी पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, ऐसे करके डालता रहेगा। ओरिजिनल के अंदर अपेंड करो, क्या चीज अपेंड करनी है हमारे को, जो V6 का 0 नंबर का कैरेक्टर है उसको एक्सॉर्ट, तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही करो। अब हमने V6 का नाम मेन रखा है, तो यहाँ मेन दे देते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है, बाकी सब सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ अंतर आता है सी और पाइथन के अंदर। अब सी क्या काम करेगा, ऑटोमेटिकली ये V6 की पहली वैल्यू क्या ए, ऑटोमेटिकली वो इसकी इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट करके एक्सॉर कर देगा 2 से, समझ गए इस बात को, और फिर वापस उसको कैरेक्टर में भी कन्वर्ट करेगा, सब ऑटोमेटिकली। जब वो इसको एक्सॉर करेगा इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और वापस फिर उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। पाइथन ऐसा नहीं करता, पाइथन को हर चीज बतानी पड़ती है यहाँ पे। तो पाइथन को हम पहले बोलेंगे कि जो इसकी वैल्यू आ रही है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। अब इंटीजर में कैरेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन आता है ORD, तो आपको ये देना पड़ता है कि ORD, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी, ये जो कैरेक्टर आएगा ए, पहला 0 नंबर का जो कैरेक्टर आएगा उसको ORD, यानी कि उसकी इंटीजर वैल्यू निकालो, उसका एक्सॉर करो 2 से, और फिर उसको वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट करो। CHR फंक्शन आता है उसके लिए, फिर वापस उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है पाइथन के साथ। अब ये बिल्कुल सेम है, तो मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर दूंगा, बिल्कुल सेम लाइन काफी बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं इसी लाइन को कॉपी, तो थर्ड नंबर की वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, थर्ड नंबर की वैल्यू के साथ -10 हो रहा है, -10। मैं सेम चीज करना है बस, अब और कुछ नहीं करना है, एक बार की मेहनत थी। उसके बाद +12 होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 12, और कौन से नंबर की वैल्यू पे, सेकंड नंबर की वैल्यू पे। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड नंबर की वैल्यू है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे को ये सब भी देने की जरूरत नहीं है, ORD CHR, ये पहले से ही कैरेक्टर में, तो हम डायरेक्ट ये देंगे, कुछ यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ परफॉर्म हो रहा है, तो ना उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत है, ना कैरेक्टर में, पहले से ही कैरेक्टर में कन्वर्टेड है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद उसकी फर्स्ट वैल्यू में +1 होता है, ठीक है, तो उसकी फर्स्ट वैल्यू में +1 होता है, तो यहाँ पे प्लस करते हैं 1, ठीक है। ये भी हमारे को, अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक फॉर लूप है। अब ये फॉर लूप क्या कर रहा है हमारे को समझना पड़ेगा। फॉर i इक्वल टू 5, तो i की वैल्यू स्टार्टिंग में 5 है, ठीक है। और उसके बाद ये कहता है कि जब तक i स्मॉलर है या इक्वल्स टू 18 है, तब तक ये लूप रन करता रहेगा, और i की वैल्यू एक एक करके +1 करता रहेगा, ठीक है। पहले i की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके करता रहेगा जब तक कि 18 नहीं हो जाती। यानी कि ये 5 के बाद, यहाँ 5 तक तो आप देखोगे 1 2 3 4 तक तो यहाँ पे सेट हो चुके हैं पासवर्ड, 4 तक के कैरेक्टर तो पासवर्ड ने यहाँ पे सेट कर लिए। अब 5 से करने तो वो लूप के अंदर कर रहा है, ये लूप के अंदर से सेट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम भी वही काम करते हैं, फॉर i इन, और किसके अंदर करना है, मेन के अंदर हम लूप चलाएंगे, इस स्ट्रिंग के अंदर, और इसके 5th कैरेक्टर से लेके, तो 5th कैरेक्टर से आगे तक के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत आपको समझनी पड़ेगी पाइथन यहाँ पे, ठीक है। 5th मेन की जो ये वाले हैं मेन स्ट्रिंग, इसके 5th कैरेक्टर से लेके लास्ट तक, कोई लिमिट नहीं दिया, तो लास्ट तक हम लूप चलाएंगे, ठीक है। और उस लूप में हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं इस लूप के अंदर, हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने लास्ट तक क्यों दिया है, ये 18 किस लिए दिया होगा, पासवर्ड की जो लेंथ है वो 18 कैरेक्टर की होगी, इसलिए यहाँ पे 18 दिया कि 18 बार तक ये कैरेक्टर चलाओ और ओरिजिनल के अंदर जोड़ते जाओ। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, वही हम करेंगे जो कर रहे थे, ओरिजिनल डॉट अपेंड, ओरिजिनल के अंदर अपेंड करो। अब बस हमारे को ये वाला जो लास्ट है इसको अपेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, सेम चीज वही लिखनी है। अब यहाँ पे आई के अंदर जो इसका एक एक करके कैरेक्टर होगा वो आता रहेगा, तो अब हमारे को क्या काम करना है, आई के अंदर कैरेक्टर आएगा एक एक करके, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, जो कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, उसको सबसे पहले ORD के अंदर कन्वर्ट करूंगा मैं आई को, ठीक है। इसके अंदर जो कैरेक्टर आ रहा है आई के अंदर एक एक करके कैरेक्टर आएगा, मेन स्ट्रिंग का 5th से स्टार्ट होगा और एक एक करके कैरेक्टर आता रहेगा। तो आई को पहले इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसमें -1 करूंगा, जैसा यहाँ पे हो रहा है सेम बिल्कुल, ठीक है। -1 करेंगे और फिर उसको वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, इतना है बस, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है, कैरेक्टर में यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, बाकी सब बिल्कुल सेम है, हो गया यहाँ पे, बस हमने पूरा कर लिया। अब बस प्रिंट करने की बारी है। अब ओरिजिनल को जो है आप डायरेक्टली प्रिंट करोगे तो वो एक लिस्ट है, ठीक है। तो वो ब्रैकेट्स में कॉमा कॉमा लगा के आएगी उसकी हर वैल्यू, वो एक लिस्ट है। तो इसको हमारे को स्ट्रिंग की तरह अगर प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो ज्वाइन फंक्शन का यूज ऐसे करते हैं, ठीक है, डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे तो इसको ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग की तरह दे देगा, सारे कैरेक्टर्स को जो भी इटरेटेबल वैल्यू है इसके अंदर, लिस्ट के अंदर, उन सबको एक ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग की तरह हमारे को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं, जिन लोगों को समझ नहीं आया इसको सेव करते हैं, इसका नाम रखते हैं हम solver.py, solver.py, सेव।
तो सबसे पहले इसको ch मोड कर लो, ch मोड +x solver.py, ठीक है, solver.py। और यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, python3 solver.py, एंटर मारते हैं और ये आ गया है हमारे पास पासवर्ड। और आपको दिखेगा जो पिछला वाला जो हमारी वो वाली थी सॉल्वर थी, वो भी कुछ ऐसा ही लगभग रिलेटेबल पासवर्ड निकाल रही थी। ओके, वो लास्ट में कुछ बेफालतू की वैल्यूज ऐड कर रही थी, बाकी ओरिजिनल पासवर्ड यही था, वो भी निकाल के दे रही थी यार, पता नहीं मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट करा। ठीक है चलो, ओके, कोई नहीं, आपको पाइथन का मे भी आइडिया लग गया हो, लेकिन ये भी काम करेगी और ये भी। अब हम क्रैक में 6 को रन करके देख लेते हैं और इसमें एंटर कर देते हैं ये वाला पासवर्ड जो हमारे को solver.py ने दिया है, और सॉल्वर ने भी सेम दिया है विद सम एक्स्ट्रा वैल्यू जो कि पता नहीं क्यों दे दी। ठीक है, यहाँ पे एंटर मारते हैं, यू सक्सीड प्रिंट हो गया। और अगर आप जो सॉल्वर से दोबारा करवाओगे तो आपको यही मिलेगा, सॉल्वर भी यही दे रही है पासवर्ड। ठीक है, ये वाला कॉपी करते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यूज कुछ दे रही है जिसका मुझे देखना पड़ेगा ऐसा क्यों कर रही है ये। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको रन करते हैं और क्रैक में 6 को रन करते हैं, क्रैक में 6 यहाँ पे डालते हैं तो इसने भी यू सक्सीड दे दी। तो आई होप आपको काफी कुछ इस वीडियो में, मेरे ख्याल से तो बहुत कुछ नया मिल गया आपको, सी, पाइथन, डीकंपाइलर आइडा का और एंटी वीएम, एंटी डीबग, काफी कुछ इस वीडियो में नया जानने को मिला होगा और अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। सो आई होप सो आपको पी ट्रेस के बारे में जान के अच्छा लगा हो, आपको आइडा का डीकंपाइलर पसंद आया हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।